हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन होता क्या है और रेस्पिरेशन कैसे ऑर्गेनिजम्स में होता है, इनफैक्ट इसकी ज़रूरत ही क्यों है। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। लिविंग बीइंग्स need energy for their daily activities, but where do they get this energy from? They get energy by breaking down the food they eat through a process called oxidation. To carry out this process, they need oxygen, which is found in the air. When living beings breathe in air, they take in oxygen, which combines with food to produce energy. This process also produces carbon dioxide, which is a waste product and is released out of the body. This whole process is called respiration and we will learn more about it in this chapter. So basically आपने देखा होगा कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स मतलब क्या हुआ कि जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, राइट, और अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये सबको एनर्जी तो चाहिए ये डेली चीज़ें करने के लिए, राइट। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, राइट। अब ये जो एनर्जी है कुछ कंज्यूम करने से आएगी, कोई फूड कंज्यूम करने से आएगी। अब फूड मतलब क्या हुआ, या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट हो या फैट्स हो या क्या प्रोटीन्स हो। इन्हीं जो सब चीज़ों को हम जब कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी। बट आपने कभी सोचा है कि जब प्लांट को एनर्जी सॉइल से मिलती है तो हम सॉइल क्यों नहीं कंज्यूम करते, राइट। एनर्जी तो उसमें भी है, बट वाई कैन नॉट वी कंज्यूम सॉइल। इनफैक्ट हम सभी ने बचपन में डांट खाई होगी सॉइल खाने से अपने पेरेंट्स से, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम सॉइल या फिर लेट्स से वुड क्यों नहीं कंज्यूम करते, हम पर्टिकुलर चीज़ें ही कंज्यूम करते हैं फॉर energy. So let's study what is respiration. Respiration is the process of breaking down of food to release energy. Hence, all living organisms respire to get energy from food. As we already know that all the living organisms are made up of small microscopic units called cells. A cell is the smallest structural and functional unit of organisms. Each cell performs certain functions such as nutrition, transportation, excretion and reproduction. To carry out these functions, the cell needs energy. This energy is received by the breakdown of absorbed food in the cell. The food that is digested by our body contains glucose, which after absorption is transported to each cell of the body. In the cells, glucose is oxidized in the presence of oxygen to release energy, water and carbon dioxide. This oxygen is usually taken from the air. Hence, the process of breakdown of glucose with the release of energy using oxygen is called cellular respiration and occurs in every cell of living organisms. तो बेसिकली अब देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं तब उसका ब्रेकडाउन होता है, राइट। ब्रेकडाउन होगा और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है हमारे कंजम्पशन के लिए, लेट्स से जो भी सेल में या बॉडी जो भी काम कर रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब एक फूड एक एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, किससे, ब्रेकडाउन से, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अब ये सारी चीज़ें हर लिविंग सेल्स में हो रही है, राइट। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट और माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जिसमें क्या रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स, राइट, सेल्स। तो सबसे छोटी यूनिट जिसमें रेस्पिरेशन अकर हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल। दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिट, ऑलराइट। तो अब कौन कौन से काम होते हैं, जैसे कि एक सेल न्यूट्रिशन करता है, राइट, न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करता है, ट्रांसपोर्टेशन करेगा कुछ मटेरियल्स का, एक्सक्रीशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, राइट, नंबर में इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीज़ें एक सेल परफॉर्म करता है, उसको इसलिए क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें क्या कई बार क्या होता है, जब हम ग्लूकोज जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जब ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज मतलब टूटता है एनर्जी बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब ऑक्सीजन थ्रू आउट हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि एक सेल के अंदर हो रही है, ऑलराइट। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन carbon dioxide is produced as a byproduct which is carried to the lungs by blood and expelled out when we breathe out. अब देखो, जब कोई भी चीज़ काम करती है तो उसमें एक वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है, राइट। 100% तो एफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट बॉडी भी नहीं है। तो जब रेस्पिरेशन होता है मतलब एक प्रोसेस से, ठीक है, जब एक फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी बन रहा है तो कुछ क्या होता है, बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, जो रेस्पिरेशन के केस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक बाय प्रोडक्ट है।
तो ये ब्लड के थ्रू किस में आ जाती है, लंग्स में, सिंस ये गैस है, ठीक है। अगर ये कुछ मटेरियल होता, ठीक है, या कोई मॉलिक्यूल होता तो डिफरेंट बात होती। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, राइट, तो ये ब्लड के थ्रू किस में आ जाती है, लंग्स में, और जैसे ही हम लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सेल इनहेल करते हैं, तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स के थ्रू बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवन वाटर एनिमल्स एंड वाटर प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर रेस्पायर। ओके, तो अब देखो, अभी हमने डिस्कस तो किया ही था, जब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सारे फंक्शंस परफॉर्म करने ही है, ठीक है, तो अब चाहे वो वाटर एनिमल हो या वाटर प्लांट हो या फिर लैंड पे रहता हो, सबको रेस्पिरेशन का नीड है। ओके, नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन। What is the relationship between respiration and cellular respiration? Okay? अब आपको रिलेशनशिप बताना है कि अभी जो हमने रेस्पिरेशन समझा और साथ ही में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है जो सेल के अंदर हो रहा है, उसमें रिलेशनशिप क्या है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट टू इंफॉर्मेशन। You know, the process of respiration is a good example of law of physics that state that energy is neither created nor destroyed but is only converted from one form to another. अब ये तो हमने सबने सुना ही होगा, बेसिक सा लॉ है फिजिक्स का, क्या कि ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, राइट, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो सिंस फूड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसमें भी एनर्जी है। अब फूड ने एनर्जी कहाँ से लिया, ठीक है, सनलाइट से लिया, प्लांट से आया एनर्जी, राइट। तो हम फ्रूट को, वो जो फूड है उसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, क्या दूसरे टाइप की एनर्जी में चेंज आती है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन इस चीज का। नाउ लेट्स गेट टू द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं और ये टाइप के रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ कब होते हैं, राइट। सो इन द सेल, respiration or the breakdown of food may occur in two ways. First is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. Now let's see what are all these. Now let's get to the next page. So now let's study about aerobic respiration. When the chemical breakdown of glucose takes place in the presence of oxygen to produce carbon dioxide, water and energy is called aerobic respiration. In simple terms, it is called respiration. The organisms who require oxygen for respiration are called aerobes. For example, humans, animals. अच्छा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि थोड़ा वर्ड से भी समझ आ रहा है, एरोबिक, राइट, तो मतलब क्या, जो रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो मतलब जो भी आपका फूड है वो ब्रेक डाउन छोटे पार्ट्स में, एनर्जी कंज्यूम्ड वाले पार्ट में कन्वर्ट हुआ किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, और उसमें से हमने जैसे देखा ही है कि बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर सिंपली रेस्पिरेशन। और ये जिस जिस ऑर्गेनिजम्स में होता है उनको क्या बोलते हैं, एरोब्स। We are just one of them, animals is also one of them. Okay, so this is the chemical reaction, अगर हम इसको लिख पाए तो। In aerobic respiration, large amount of energy is released. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, बहुत large amount of energy release होती है। अब हम इसको देखते हैं कैसे। Let's do an experiment to show how aerobic respiration by a living organisms happen. Okay, so what you will require are respirator, KOH granules, 2 flasks with delivery tubes, bell jar, a mouse, a plate and a lime water. Okay, so what you have to do is half fill the 2 flasks with lime water and label them as B and D. Okay, label the respirator as A and connect it by means of delivery tube to flask B. Now label the bell jar C and invert it over the mouse and finally connect it to flask D containing lime water. Ensure that A and D are plugged with rubber cork having one hole while B and C have 2 holes plugged in their cork. The delivery tubes from A to B and C to D must be dipped in the lime water. Seal the mouth of the bell jar kept on a flat plate with Vaseline in order to prevent leakage of air. Turn on the respirator tap so that a slow current of air is drawn from A to D. Okay.
तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको 2 जार लेने हैं बी और डी, और उसमें क्या हाफ आपको लाइम वाटर से उसको भर देना है। नाउ अब आपको एक रेस्पिरेटर लेना है जिसको आप किससे कनेक्ट करोगे, ए को एक पॉइंट से जो आपका रेस्पिरेटर है उसको बी फ्लास्क के से उसमें डिप कर दोगे, राइट। मेक श्योर वो डिप होना चाहिए लाइम वाटर में। नाउ अब आप क्या करोगे कि आप एक सी इन्वर्टेड फ्लास्क लोगे जिसमें आपने क्या रखा है, माउस रखा है। अब बी फ्लास्क जो है उसमें लाइम वाटर में डिप नहीं करना है, अब वहां से लेके आपको किससे कनेक्ट कर देना है, सी से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और उसी तरीके से सी से एक और पाइप लेके आपको डी से कनेक्ट कर देना है। मेक श्योर दिस पाइप इज डिप्ड इन द लाइम वाटर इन फ्लास्क डी। तो अब आपको बेसिकली करना क्या है कि जैसे ही आपको माउस और मेक श्योर जो आपका सी फ्लास्क है वो आप वैसक्लीन से नीचे से कोट कर दो, ताकि क्या है इनसाइड एयर और आउटसाइड एयर एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर सके, ना बाहर और अंदर नहीं आ सके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ए जो रेस्पिरेटर है उसको ऑन करना है, ऑलराइट। सो नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट द लाइम वाटर इन फ्लास्क बी रिमेन्स क्लियर व्हाइल द लाइम वाटर इन फ्लास्क डी टर्न्स मिल्की। अब ये समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, जो लाइम वाटर बी ग्लास का था वो क्या हुआ, क्लियर ही रहा, बट जो डी फ्लास्क का था वो क्या हो गया, मिल्की हो गया, ठीक है। डी फ्लास्क का क्या, मिल्की हो गया। अब जब केओएच जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केएच ग्रैन्यूल्स के यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ एयर पासिंग थ्रू बी इज फ्री फ्रॉम CO2 सिंस the CO2 of air has been absorbed by the KOH granules in A. So the lime water in B is clear since the mouse respire aerobically and give out CO2 during the process, hence lime water in flask D turns milky. अब देखो जो भी एयर फ्लास्क बी में आई वहां भी क्या होना चाहिए था, मिल्की होना चाहिए, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ KOH वहां पे क्या हुआ, CO2 KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, लाइम वाटर नॉर्मली रहा, बट अब जो सी से लेके डी तक एयर जा रही है उसमें क्या है, CO2 है, राइट ना, वहां पे KOH है, क्योंकि जो माउस होता है वो कैसे एरोबिकली रेस्पायर करता है, मतलब CO2 भी रिलीज करता है, राइट। तो अब जब CO2 जाएगी लाइम वाटर में तो क्या वो मिल्की हो जाएगा। इसीलिए इससे हमें क्या समझ आया कि माउस एरोबिकली रेस्पायर करता है और KOH के प्रेजेंस में CO2 क्या हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ एरोब respiration, which is anaerobic respiration. When the chemical breakdown of glucose takes place in the absence of oxygen to produce alcohol or lactic acid, carbon dioxide and energy is called anaerobic respiration. The amount of energy released in this process is, however, much less than the energy रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है कि जो भी केमिकल ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, अगर वो किसमें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता, टू प्रोड्यूस व्हाट, एल्कोहल प्रोडक्शन होता है, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वेरी सिंपल, AN मीन्स एनएरोबिक, डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। सो इसको हम अगर कैसे लिख सकते हैं केमिकल फॉर्मेशन में, ग्लूकोज gives rise to carbon dioxide plus alcohol plus energy, but इस केस में क्या, जो एनर्जी निकलती है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। Organisms that undergo anaerobic respiration can live in the absence of air and are known as anaerobes. A common example is yeast that is used in making alcoholic drinks such as wine or beer. For some anaerobes, oxygen acts as a poison as they cannot live in its presence. The anaerobic breakdown of sugar into alcohol is also known as fermentation. Okay, अब ये जो organisms होते हैं जो एयर के प्रेजेंस में क्या नहीं करते, रेस्पिरेशन नहीं करते, तो ये लोग एयर के प्रेजेंस में रहते भी नहीं है। इनके लिए इनफैक्ट जो एयर है वो कई बार क्या टॉक्सिक पैदा होती है, लाइक इस वो लोग इसमें रह भी नहीं सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, एनारोब्स। नाउ जब आपने सुना होगा, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे यीस्ट हो गया, ये सारे क्या कौन से बैक्टीरियाज हैं, या कुछ इनफैक्ट बैक्टीरियाज होते हैं जो किसमें, एब्सेंस ऑफ एयर में रहते हैं। यीस्ट किस में काम आता है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स। आपने फर्मेंटेशन का नाम सुना होगा,
ये सारी चीज़ें कैसे होती है? एब्सेंस ऑफ एयर में. ऑल राइट. Anaerobic respiration in humans takes place when a muscle undergo extreme contraction due to vigorous exercise. In this condition, oxygen gets used up faster than it is available to muscle cells. But anaerobic respiration in muscle cells cannot go on for a long time. The lactic acid released during anaerobic respiration begins to build up in the cell, causing pain and irritation. आपने देखा होगा जब हम बहुत टाइम बाद अपनी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, राइट? हमारी बॉडी लेट्स से पहले कुछ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर रही थी, बट एक दिन हमने क्या किया, रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो उस दिन हमारी बॉडी को कितना 15 ऑक्सीजन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, राइट? 15 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. अब आपकी बॉडी को तो एकदम से पता नहीं है, आपने डिमांड इंक्रीज कर दी, तो क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इस केस में. एनारोबिक मतलब हमारी बॉडी के कुछ सेल्स, लेट्स से जो मसल सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करेंगे. तो इस टाइम क्या होता है कि जब इतना विगरस एक्सरसाइज के टाइम जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है. तो इस केस में क्या होता है, जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक बिना ऑक्सीजन के नहीं काम कर सकते, तो क्या लैक्टिक एसिड बनने लगता है. और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये क्या मसल्स में बिल्डअप होने लग जाता है, नंबर इंक्रीज हो जाता है. आपने देखा होगा ऐसे ही जब हम एकदम से एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हमें पेन होने लगता है उधर मसल्स में, राइट? So that is because of the lactic acid buildup. Okay, so this can be shown in this way. So glucose in the absence of oxygen in muscle cells in human beings is converted to what? Lactic acid plus the release of energy. Now a way to remove this acid is to rest for a while and breathe deeply to get extra oxygen. It helps to convert lactic acid into carbon dioxide and water, and the pain slowly subsides. Thus, although the cells in the human body normally undergo aerobic respiration, but sometimes they also undergo what? Anaerobic respiration to meet the demand of extra energy. Okay? तो ये जो हमने लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो गया मसल्स में, ये नॉर्मल भी हो जाता है, ठीक है? कैसे होता है? जब हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्ट करती है, और या फिर हम डीप ब्रीथ करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन जिसका डिमांड उस समय कम था वो क्या पूरा हो जाता है. तो फिर क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और ये पेन धीरे धीरे कम हो जाता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. You know, we get relief from cramps after a hot bath or a gentle massage with lukewarm oil because it helps in increasing circulation of blood in the veins, and due to this, supply of oxygen to muscle cells increases, which results in further breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. Okay, very interesting. तो आपने कई बार देखा होगा कि जब हम थकान होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि या गर्म पानी से नहा लेते हैं या फिर ल्यूकवार्म जो ऑयल होता है उससे मसाज कर लेते हैं, बट उससे रिलीफ भी काफ़ी मिलता है. तो कैसे होता है कि बेसिकली आप उस मसल में क्या कर रहे हो, सर्कुलेशन इंक्रीज कर रहे हो, सर्कुलेशन का ब्लड का इंक्रीज कर रहे हो. अब ब्लड के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, राइट? तो मतलब आप सर्कुलेशन के थ्रू क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचा रहे हो. अब जब ऑक्सीजन जितना मसल्स को चाहिए था वो अब आप उसको दे रहे हो, ठीक है, अब आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड जो फॉर्म हुआ है जिसकी वजह से दर्द है, पेन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. इसीलिए क्या स्लोली आपका पेन भी चले जाता है. नाउ लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट. So our aim is to show anaerobic respiration using dry yeast granules. Okay, so you will require dry yeast granules, flour, water, flask with stopper and delivery tube, lime water, test tube and a sugar. So you have to dissolve 1 tablespoon of sugar to a cup of lukewarm water and add a teaspoon of water yeast powder to it. Okay. Now leave it for 5 minutes and then knead the flour about 250 grams with this water. Take a flat bottom flask of 500 ml, rinse it with hot water to remove all air and put the kneaded flour into it and close the flask with a stopper. Now introduce a thin delivery tube in the flask through a hole in the stopper and allow its other end to dip in a test tube containing what? Lime water. Leave the experiment as such for 3 to 4 hours. So basically आपको क्या करना है, आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है जिसमें आपने क्या करना है, एक नीड किया हुआ फ्लोर को
जिसमें आपने क्या यीस्ट डाला है और उसको उसमें नीड करके रख देना है, ठीक है, और उसको किससे कवर कर देना है, कॉर्क से कवर कर देना है। उधर से एक ट्यूब लेके आपको एक टेस्ट ट्यूब में डालनी है, ठीक है, उसमें इमर्ज करनी है, और टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम वाटर है, ठीक है। तो अब आपको इसको एक्सपेरिमेंट को ऐसे कितने देर के लिए, 3 to 4 आवर्स के लिए छोड़ देना है। नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट द नीडेड फ्लोर हैज रेज्ड एंड बिकम फ्लफर. Bubbles of colorless gas are seen in the test tube passing through the lime water and the lime water turns milky. तो आप क्या देखोगे कि जो एक तो पहली बात फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जो नीडेड फ्लोर होगा ना उसका वो फ्लफी बन गया होगा, वो रेज भी हो गया होगा अपने साइज से। और दूसरी चीज आप लोग क्या देखोगे कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कलरलेस गैस देखोगे, जिसकी वजह से क्या बबल्स आ रहे होंगे, राइट। और जो वहां का जो लाइम वाटर है वो भी क्या मिल्की टर्न हो गया होगा। तो इससे हमें क्या समझ आता है, द यीस्ट प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, thus respiring anaerobically and making the dough lighter and fluffer. The carbon dioxide gas reacts with lime water and turns it milky. तो इससे हमें समझ क्या आया, यीस्ट क्या था, एनारोबिक बैक्टीरिया था, राइट। अब यीस्ट ने जब रेस्पिरेशन किया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस हुआ तो उसको स्पेसिस चाहिए थे निकलने के लिए, इसीलिए क्या हुआ, जो आपको जो नीडेड डो था वो भी क्या राइज हो गया CO2 की वजह से। नाउ जो CO2 बाकी जो बची हुई थी उसने क्या किया, दूसरे जब टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर हुई तो वहां पे क्या था, लाइम वाटर, उसके साथ रिएक्ट करके क्या हुआ, वो मिल्की टर्न हो गई। ऑलराइट, इससे हमें क्या पता चला कि जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं थ्रू रेस्पिरेशन। ऑलराइट, now let's get to the next page. In baking, yeast is used to make dough rise. Yeast are present in air almost everywhere. In the past, bakers collected yeast by leaving a mixture of flour, sugar and water uncovered for few hours. Nowadays, yeast is commercially prepared. तो पहले क्या होता था, अभी भी इनफैक्ट बेकिंग के लिए यीस्ट यूज करते थे। उससे क्या होता था, जो डो होता था वो फ्लफी और राइज कर जाता था, ठीक है। तो पहले तो जब क्या होता था, जब यीस्ट बनाया नहीं जाता था कम इंडस्ट्रीज में, तो कैसे उसको किया जाता था, क्योंकि जो यीस्ट है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट लाइक हमारे एयर में भी प्रेजेंट है। तो क्या करते थे, एक फ्लोर, शुगर और वाटर को मिक्स करके एक अनकवर्ड रख देते, राइट। तो उसकी वजह से भी राइज कर जाता था, क्योंकि यीस्ट क्या एक बैक्टीरिया है। अब उसको अपना रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे आएगा, फूड से। तो जैसे फ्लावर हो गया, शुगर हो गया, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी की वजह से वो इसमें आ जाता था कंज्यूम करने के लिए। नाउ अभी क्या होने लगा है कि यीस्ट जो है कमर्शियली भी प्रिपेयर करते हैं, तो एक पाउडर के फॉर्म में भी यीस्ट आता है। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो in aerobic respiration it occurs in the presence of oxygen and anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. Aerobic respiration involves complete oxidation of glucose to produce carbon dioxide and water, whereas anaerobic respiration involves incomplete oxidation of glucose and produce ethyl alcohol and carbon dioxide. Aerobic respiration includes large amount of energy production, whereas anaerobic respiration includes less energy production. And in aerobic respiration, it occurs throughout life in humans, like in fishes also. But in anaerobic respiration, it occurs for short period in bacteria, yeast, etc. In human muscle cells, it occurs when oxygen level falls during vigorous physical activity. Okay? Now let's understand and move to our next topic, which is breathing. Breathing actually होता क्या है, ठीक है, और ये क्यों हम लोग करते हैं। Alright, now let's get to this topic. As we know, aerobic respiration occurs in the presence of oxygen. This oxygen is supplied in the body by the process of breathing. On the other hand, carbon dioxide gas produced during the process of respiration is expelled out of the body through the process of respiration. Thus, breathing is a part of respiration. Hence, breathing is a mechanical process in which air rich in oxygen is taken into the body and air rich in carbon dioxide is given out. Okay, तो basically breathing क्या है? Breathing एक part है respiration का, जिसमें क्या होता है कि हम लोग जब
जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में आ गया है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, थ्रू व्हाट, लंग्स, और ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, तो इसको क्या हम बोलते हैं, ब्रीथिंग। ओके, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो हमने लिया वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन। यू नो, on an average, a person breathes in and out up to 13,000 liters of air. Isn't it interesting? Now, the process of taking in air is called inhalation, and the process of giving out carbon dioxide is called exhalation. Each breath consists of one inhalation and one exhalation. The number of times a person inhales or exhales in a minute is called breathing rate. The breathing rate depends on the factors like age and physical activity. For example, children usually have a breathing rate of 16 to 25 breaths per minute, whereas adults have a breathing rate of 14 to 18 breaths per minute. However, after strenuous activities such as brisk walking or running, the breathing rate increases and the breaths need to be deeper to inhale more oxygen because the body cells demand more oxygen. ओके, तो ब्रीथिंग मतलब क्या, अभी हमने देखा। अब ब्रीथिंग क्या किससे है, एक वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन मेक्स ब्रीथिंग। ओके, वन ब्रेथ। तो इनहेलेशन मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, जब हम हवा अंदर लेते हैं, जब हम एयर अंदर लेते हैं, और वहीं पे जब हम बाहर अंदर की हवा जो बाहर छोड़ते हैं, राइट, थ्रू द लंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मिला के क्या एक ब्रेथ बनता है, राइट। अब एक मिनट में, ठीक है, इंसान कितना बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन मतलब एक ब्रीथिंग ले रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट। अब हमने देखा होगा कि जो बच्चे जैसे छोटे होते हैं या जैसे अडल्ट होते हैं, उनमें ब्रीथिंग रेट डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि किसी में क्या है, लंग्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको ब्रीथ कम करना पड़ेगा, ठीक है, आपके कम ब्रेथ्स में आपका बॉडी का जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो पूरा हो जाएगा। बट जो छोटे बच्चे होते हैं उनका उतने अच्छे से डेवलप नहीं होता, तो क्या होता है, उनको ज़्यादा ब्रेथ लेना पड़ता है, राइट, है ना। तो ऐसे ही साथ ही में और क्या क्या होता है, अगर हमारी एक्टिविटीज़ बहुत क्या है, हैवी एक्टिविटीज़ है, लाइक वर्कआउट किया है, ठीक है, तो भी क्या होता है, बॉडी का डिमांड ऑक्सीजन का इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या ब्रीथिंग रेट चेंज हो सकता है। नाउ लेट्स गेट टू एन इन्फॉर्मेशन। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल to breathe through your nose as the nasal cavity is lined by tiny hair called cilia that traps the dust and pollution around. Okay, तो आपने कई बार सुना होगा जब हम भागते हैं तेज से, स्पेशली तब हमें क्या बोला जाता है कि मुंह से सांस मत लो, नाक से सांस लो। क्यों, क्योंकि हमारे जो नोज होती है उसमें टाइनी हेयर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। तो वो क्या करता है, जो भी एयर में डस्ट है ना, पोल्यूशन है, उसको क्या ट्रैप कर लेता है, तो हमें थोड़ा फ्रेश एयर अंदर आती है, राइट। अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा, वो फिल्टर नहीं हो पाती। ओके, सो नोज एक्ट एज अ फिल्टर। नाउ लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। सो द एम इज टू कंपेयर द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट्स ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल्ड एयर। अब हम देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके जो कंटेंट क्या है, इनहेल्ड एयर में जो हमने ली और जो हम एक्सहेल कर रहे हैं CO2, राइट, उसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं और वो कैसे वेरी करते हैं। सो यू विल रिक्वायर 2 टेस्ट ट्यूब्स, अ T-tube सेक्शन, लॉन्ग एंड शॉर्ट डिलीवरी ट्यूब्स, लाइम वाटर एंड 2 होल्ड कॉक्स। ओके, सो नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक लाइम वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। नाउ अरेंज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज शोन इन द फिगर। Covering the opening, see with your mouth. Breathe in gently through the mouth and look for a change in color of lime water in tube 1. Now, breathe out gently through the mouth and look for a change in color of lime water in tube T2. Okay? So what you have to do is, आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक आपको T1 से मार्क करना है, दूसरे को T2 से मार्क करना है, ठीक है। दोनों में ही लाइम वाटर डालना है और ऊपर से कॉर्क से फिट कर देना है। अब मेक श्योर आप इतना उसमें होल रहे कॉर्क में कि आप एक ट्यूब्स जो होती हैं C सेक्शन ट्यूब्स वो उसमें इंसर्ट कर सको। अब आपने एक C सेक्शन ट्यूब इंसर्ट की और उसमें क्या बीच में एक जगह है जहां से आप क्या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करोगे, राइट। और 2 ट्यूब्स आपको क्या लेनी है, डिलीवरी ट्यूब्स, जिसको अंदर डाल के इंसर्ट करके बाहर छोड़ देना है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, एक इनहेलेशन लेना है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन करना है किसमें, T1 में। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, ब्रीथ आउट करना है, एक्सेल करना है और आपको ऑब्जर्व करना है T2 ट्यूब। नाउ when you breathe in, the lime water in tube T1 shows no change, while you when breathe out, the lime water in tube 2 turns milky. So basically आप क्या देखोगे, जब आपने ब्रीथ इन किया तो जो T1 में लाइम वाटर है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम। बट वहीं पे जब आप एक्सेल करोगे तो T2 में क्या होगा, लाइम वाटर चेंज हो जाएगा किसमें, मिल्की में। सो दिस शोज दैट inhaled air contains little amount of CO2, but on breathing out, the exhaled air on passing through lime water turns milky. All right, it shows exhaled air contains considerable amount of CO2. तो हमें इससे क्या पता चला, जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एयर जो इनहेल करते हैं उसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ क्या होता है, CO2, इसीलिए T1 में क्या हुआ, वहाँ पे कोई मिल्की कलर चेंज नहीं हुआ। बट जो हम एक्सेल करते हैं उसमें मोस्टली CO2 होता है, इसलिए क्या हुआ, लाइम वाटर क्या मिल्की चेंज हो गया, ठीक है। नाउ यू हैव टू डू वन एक्सरसाइज। What you have to do is you can record your breathing rate under different conditions. Ask your teacher how to record breathing rate holding your wrist. Now call 5 your classmates for this activity. Record their breathing rates in different condition and complete the following table. तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको अपने 5 क्लासमेट्स का ब्रीथिंग रेट क्या करना है, मेजर करना है। और ब्रीथिंग रेट आप मेजर कैसे करोगे, रिस्ट की मदद से, ठीक है। अब एक आपको क्या करना है, ब्रीथिंग रेट जब आप वो पढ़ रहे हो, ठीक है, उस टाइम ब्रीथिंग रेट क्या है, अब आप वॉक कर रहे हो उस टाइम ब्रीथिंग रेट क्या है, और जब आप रन कर रहे हो फास्ट उस टाइम ब्रीथिंग रेट क्या है। तो यू हैव टू रिकॉर्ड द breathing rates in this table. Find out in which activity breathing rate is the slowest and in which activity it is the fastest. Show the result to your teacher. Okay? Now let's understand the difference between breathing and respiration. ठीक है, हम देखते हैं breathing और respiration में difference क्या है। So in breathing it involves only exchange of gases, that is taking in oxygen and giving out carbon dioxide, while in respiration it involves a series of chemical reactions when glucose is oxidized, releasing carbon dioxide, water and energy. Okay, very important. Breathing क्या है, एक mechanical process है जिसमें आपने air को in लिया और out किया, alright, बस इतना ही breathing है। But respiration में क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, आपके जो ग्लूकोज लिया उसको क्या, एनर्जी फॉर्मेशन में। ओके, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर एज रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड नो एंजाइम आर इन्वॉल्व, बट इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड एंड सेवरल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। इन ब्रीथिंग इट इज अ एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रोसेस, बट रेस्पिरेशन इज एन इंट्रा सेल्युलर प्रोसेस। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या मतलब हुआ, जो सेल के बाहर होता है। ठीक है, अभी सेल के बाहर ही हो रहा है ब्रीदिंग से, हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, बट रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है तो कहाँ, सेल के अंदर, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स स्टडी अबाउट अ फेमस साइंटिस्ट Marcello Malpighi. He was an Italian physician and anatomist known for his contribution to the field of respiration in organisms. He conducted extensive research on lungs, discovery the alveoli and studying their role in oxygen and carbon dioxide exchange. Malpighi also identified capillaries, the smallest blood vessels, which play a vital role in oxygen transport. His work expanded our understanding of respiratory mechanism in both humans and animals, shaping the study of respiration in organisms today. तो इन्होंने क्या किया था कि respiration in organisms के बारे में बताया था कि उनमें कैसे respiration होता है, और इन्होंने कैपिलरीज को भी आइडेंटिफाई किया था। कैपिलरीज क्या होती है, एक बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, बहुत पतली सी, जो कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। ओके, तो ये सब उन्होंने हमें बताया था। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमंस में कैसे रेस्पिरेशन वर्क करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए। नाउ लेट्स गेट इनटू द टॉपिक।
Human beings have a complicated respiratory system. This is because so many processes run simultaneously inside the body which cannot store oxygen. So we need to breathe day and night to move in and out of our body. तो क्या हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे पार्ट नहीं है कहीं पे कि हम ऑक्सीजन स्टोर करके रख लें अपने बाद के टाइम के लिए, राइट. तो हमें कॉन्टिन्यूसली जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम लिविंग है, क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रीद इन ब्रीद आउट करना पड़ेगा. ठीक है, रेस्पिरेशन तब तक कंटिन्यूसली चलता रहेगा. सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का एग्जाम्पल क्या है? जैसे लंग्स. लंग्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. रेस्पिरेटरी ट्रैक में अब क्या क्या है? जैसे नॉस्ट्रल्स एंड नेजल पैसेज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई. ऑलराइट, now let's understand about respiratory tract. Respiratory tract involves what? Nostrils and nasal passage. The process of breathing begins in the nose. The nose consists of two nostrils. The air inhaled may contain dust, pollen grains and germs. Nostrils have thin hair lines which filter the air and trap the dust particle and germs. The nostril contain blood vessels. The warm blood flowing through the vessels warm the air. When we inhale air, it first passes through our nostrils into the nasal cavity. The cell lining of the nostril produce mucus. This sticky material moistens the air. It also helps in trapping germs. That is why you are wise to breathe through your nose and not through your mouth. Okay. तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है? नॉस्ट्रिल्स और नेसल पैसेज. तो जैसे ही हम ब्रीथ करते हैं तो सबसे कहाँ? नॉस्ट्रिल से, नोज से ब्रीथ करते हैं. और नोज कंसिस्ट ऑफ टू नोस्ट्रिल्स. ओके, तो जो हमारे नोज के दो होल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स. ओके, तो यहाँ से हम एयर इनहेल करते हैं. तो जैसे जो एयर में बहुत सारे डस्ट, पॉलन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, बट इसी को केटर करने के लिए क्या हमारे बॉडी ने क्या डेवलप किया हुआ है? नॉस्ट्रिल्स में क्या हेयर होते हैं, बहुत थिन हेयर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल है तो वहीं पे क्या फिल्टर आउट हो जाए. ऑल्सो क्या होता है, नॉस्ट्रल में ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत पतले पतले ब्लड वेसल्स. उसकी वजह से क्या होता है, जो भी एयर अंदर आ रही है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या थोड़ा वार्म हो जाती है एयर. दूसरी चीज़ क्या, नॉस्ट्रल्स में हमारे पास क्या होता है, म्यूकस होता है. ठीक है, नॉस्ट्रल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से कोई जर्म है, ठीक है, डस्ट है, तो वो इसमें क्या स्टक हो जाती है. और हमें जब आगे जब एयर जा रही है तो क्या क्लीन और फिल्टर्ड एयर जाती है. नेक्स्ट पार्ट इज फेरिंग्स. फिर जब अब ये एयर हमने इनहेल तो कर ली, अब कहाँ पहुंचेगी? फेरिंग्स में. आफ्टर पासिंग थ्रू द नेजल कैविटी द एयर एंटर्स द फेरिंग्स, द रीजन वेयर द नेजल कैविटी एंड माउथ मीट एट अ पार्ट ऑफ द थ्रोट. Pharynx is the common passage for air and food. From here, two tubes open downwards, and for food that is called esophagus, and for air that is called trachea and windpipe. तो क्या होता है, इसके बाद कहाँ पहुँचती है एयर? फेरिंग्स में पहुँचती है. ठीक है, ये एक ऐसा रीजन है नेजल कैविटी में जो क्या, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ नेजल कैविटी और माउथ कैविटी मीट करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आपका एयर भी जा रहा होता है, यहाँ से आपका फूड भी जा रहा होता है. ठीक है, तो एक यहीं से क्या होता है, एक पाइप अगर फूड पाइप बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, और दूसरा किसके लिए होता है, एयर के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया या फिर विंड पाइप. अब फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट एयर कहाँ जाएगी, ट्रेकिया के रीजन में. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दैट. Trachea passes through the neck and extend into the chest cavity. The upper part of trachea contains larynx, also called voice box. The larynx air goes down the trachea like the nose. The trachea is lined with cells which releases mucus. All right. So basically अभी तक क्या हुआ, pharynx के बाद कहाँ गई, trachea में. अब trachea क्या होता है, जो हमारे neck से लेके चेस्ट कैविटी तक जाता है, लंग्स तक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया. और ये किसके थ्रू जाता है, जो अपर पार्ट है ट्रेकिया का, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स. ठीक है, जिसमें से एक्चुअल में एक जो हमारा वॉइस बन रहा है ना, वो एक पार्ट है ट्रेकिया में. ऑल राइट.
अब देखो जो ट्रेकिया है वो भी एक टाइप का ट्यूब है, ठीक है, जिसमें से एयर पास हो रहा है। तो क्या ये भी म्यूकस से कोटेड होता है ताकि जो एयर जा रही है वो क्या मॉइस्चर्ड वाली एयर जाए, मॉइस्टन एयर जाए, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक। Hence, the air remains moist in the trachea due to the mucus. If some foreign particle irritates the cell of trachea, we cough or sneeze and the particle come out of the body into the air. ठीक है, तो बॉडी का एक क्या एक मैकेनिज्म है, जब भी कोई ऐसा फिर भी इन सब चीज़ों बैरियर्स की वजह से फिर भी अगर कोई ऐसा पार्टिकल अंदर आ जाता है राइट ट्रेकिया में, तो हम क्या कर जाते हैं, स्नीज कर जाते हैं, कफ कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी पार्टिकल है वो एकदम से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट कम दी ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रेकिया स्प्लिट्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियाई। ओके, अगर प्लूरल होगा तो हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। ईच ब्रोंकस लीड्स टू इट्स रिस्पेक्टिव लंग। Bronchi are further divided into extremely narrow tubes called bronchioles. Each bronchioles end in tiny air sacs called alveoli. Exchange of oxygen and carbon dioxide takes place in alveoli. Each lung of an adult human contains about 300 to 400 million alveoli. Alveoli have very thin walls and are richly supplied with blood capillaries. The oxygen present in air goes into the blood as we breathe in, and the carbon dioxide present in the blood passes out of the blood into the alveoli. Okay, तो अभी तक हम कहाँ पहुँच गए थे, ट्रेकिया पे पहुँच गए थे, ये पार्ट। ऑलराइट, अब ट्रेकिया से नीचे की तरफ दोनों लंग्स में जो स्प्लिट होता है ट्रेकिया, उसको हम क्या बोलते हैं, दोनों ट्यूब को ब्रोंकियाई, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियाई। ठीक है, ब्रोंकियाई के बाद जब वो ब्रोंकियाई और चीज़ें में और डिवाइड हो जाएगा तो हम क्या क्या उसको बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ऑलराइट, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो पहले ट्रेकिया किस में डिवाइड हुआ, ब्रोंकियाई में, या फिर अगर प्लूरल में बोले तो क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। ठीक है, जब ब्रोंकस और डिवाइड होता है तो हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ओके, अब ब्रोंकियोल्स भी बहुत छोटे छोटे किसमें और डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वेओलाई। अब ये जो एल्वेओलाई होता है ये एक सैक टाइप का होता है, ठीक है, सैक टाइप का होता है, इस तरीके से होता है। अब क्या होता है, इसके आसपास ब्लड कैपिलरीज होती है, बहुत पतली थिन कैपिलरीज होती हैं, जिसमें से क्या ब्लड आता जाता रहता है। यहीं से क्या होता है, फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे इसके बाहर ब्लड कैपिलरीज होती है। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। So, respiratory organ is lung. There are two in number and spongy bag-like structure. They lie in the chest cavity on either side of the heart. The left lung is two-lobed and slightly smaller than the right lung, which is three-lobed. The two lungs are protected by a bony cage called rib cage. Just beneath the lungs is dome-shaped muscular sheet called the diaphragm. Okay. तो अब आप क्या देखोगे, लंग्स क्या होते हैं, स्पॉन्जी बैग्स होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एयर ही भरी है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये। हमारे पास क्या टू नंबर होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ओके, अब जो हमारा जो लेफ्ट लंग होता है उसमें टू लोब्स होते हैं, वो स्लाइटली छोटा होता है किससे, राइट लंग से, जबकि जो राइट लंग होता है उसमें थ्री लोब्स होते हैं। अब जो हमारा लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्यों, द रीजन बीइंग लेफ्ट ही साइड हमारा हार्ट होता है, राइट। तो हार्ट को भी उसी स्पेस में एकोमोडेट करने के लिए क्या हुआ है, एवोल्यूशन के दौरान लेफ्ट लंग हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया। ओके, एज यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर, जहां पे हार्ट आ रहा है उसकी वजह से क्या हुआ है, लंग थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या छोटा हो गया। ओके, अब जो ये लंग को कवर करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज, बोन्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। और लंग्स के नीचे ये क्या होता है, डायफ्राग्राम, मस्कुलर शीट, जो हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है यहां पे, ठीक है। सो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इंक्लूड्स इनहेलेशन,
और ब्रीदिंग इन एंड एक्सलेशन और ब्रीदिंग आउट. ठीक है, अब हम देखते हैं इनहेलेशन और एक्सलेशन में क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है, और कैसे फिर एक ब्रेथ कंप्लीट होती है. सो इन इनहेलेशन the sternum is pulled out, the rib cage is pulled upward and outward, the diaphragm muscles contract and gets inflated, gets flattened. The volume of chest cavity increases leading to its enlargement. Air rich in oxygen is forced into the lungs through nose. So basically क्या होता है, जो sternum होता है वो बाहर खींचा जाता है. ठीक है, sternum मतलब ये चीज. ठीक है, तो आप खुद भी अगर जब इनहेल करने फील करोगे तो आप क्या देखोगे, जो आपका लंग्स है वो ऐसे फूल रहे हैं. ठीक है, और आपका बॉडी भी क्या ऊपर की तरफ जाता है. तो मतलब क्या, जो डायफ्राम है, ठीक है, वो भी क्या फ्लैटेंड हो जाता है. ठीक है, फ्लैटेंड हो जाता है. अब जो रिब केज है, अगर आप देखो एक रिब केज है, अगर वो बाहर की तरफ पुल्ड आउट होगा, आउटवर्ड मूवमेंट होता, क्या होगा, लंग्स में ज्यादा स्पेस क्रिएट होगा. राइट. अब जो चेस्ट की कैविटी है वो भी उसमें क्या वॉल्यूम में इंक्रीज आता है, इनलार्ज होती है. और जो एयर रिच इन ऑक्सीजन है वो क्या अंदर पहुंचती है जल्दी से लंग्स के. सो ये पार्ट किस में आता है, इनहेलेशन में. ऐसे क्या होता है, इनहेलेशन. नाउ द सेकेंड पार्ट विच इज एक्सहेलेशन. द स्टर्नम इज पुल्ड आउट. ठीक है, द रिब्स आर ऑल्सो पुल्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. द डायफ्राम रिलैक्सेस and turn into its dome shape. This reduces the volume of the chest cavity. Air rich in carbon dioxide is forced out of the lungs. ठीक है, अब देखो एक्सहेलेशन हुआ है, मतलब क्या है, एयर नहीं है अब लंग्स के अंदर. ठीक है, वो एक्सहेल आउट कर गई है नोज के थ्रू. तो अब क्या सारी चीज क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी. तो स्टर्नम क्या होता है, नीचे की तरफ पुल्ड आउट होता है ऐसे. ठीक है, फिर क्या रिब्स जो भी हैं, रिब्स अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे. ठीक है, तो क्या इनवर्ड मूवमेंट होगा. नाउ जो डायफ्राम है जो क्या फ्लैटेंड हुआ था वो क्या वापस से अपनी डोम शेप में आ जाएगा. ठीक है, और क्या होगा, चेस्ट कैविटी जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और जो अभी एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, बाहर निकाली जाएगी लंग्स के थ्रू. ऑल राइट. So, based on your understanding, you have to fill this following sentences, okay? So, let's get to information now. You know, only a third part of the total lung capacity of about 4 to 6 liter for the average human is used during normal activity. For an average, males have a 20 to 25% larger lung capacity than females. Okay? तो basically जो थर्ड पार्ट है लंग का, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लंग की कैपेसिटी कितनी है, लेट्स से 100 है. ठीक है, तो उसका थर्ड पार्ट मतलब 33.33% का जो पार्ट है वो ही सिर्फ यूज होता है डेली एक्टिविटीज में ह्यूमंस में. ऑल राइट. अच्छा, एक चीज और है, क्या है, जो फीमेल्स हैं और जो मेल्स के लंग हैं उसमें ये देखा गया है जो मेल्स के लंग है वो 20 से 25% बड़े हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स. अब आपने सोचा ये ऐसा क्यों हुआ है, तो होता क्या था, अब जैसे देखो थ्रू आउट एवोल्यूशन ये बड़ा हुआ होगा. राइट, एकदम से तो बड़ा नहीं हुआ है. तो हुआ क्या कि पहले जो मेल्स होते थे, ठीक है, अभी तो फिर भी जो वर्क है वो काफ़ी हद तक चीज़ें सेम हो गई है, बट पहले क्या होता था, जो मेल्स होते थे वो कैसा हैवी एक्सरसाइज वाला काम ज़्यादा करते थे. ठीक है, चीज़ें उठाना तोड़ना. राइट, पहले केव्स में रहते थे तो उस टाइम क्या था, तो बॉडी उसी तरीके से अडेप्ट करी और क्या लार्जर लंग वॉल्यूम क्रिएट हुआ. नाउ let's understand a concept through an experiment. So, take a white plastic bottle and cut its bottom. Fix the balloon on the two arms of white tube. Now, fix the rubber cork into the mouth of the bottle and insert the white tube having balloons in it. Tie the thin rubber sheet at the open base of the bottle with a strong thread or a rubber band. Pull the rubber sheet downward gently and observe the balloon. Release the rubber sheet gently and observe the balloons. The apparatus setup is replica of the human respiratory system. Balloons represent the lungs and the rubber sheet represents diaphragm, while the plastic bottle represents the chest cavity.
As the rubber sheet pull down, the pressure of the bottle decreases. This allows air to flow into the test tube, due to which the balloons get inflated. This shows inhalation, while when the rubber sheet is released, the pressure inside the bottle increases and the air from the balloons is pushed out and they get deflated. It shows exhalation. तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, ऑलराइट, एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है और उसको नीचे से कट कर लेना है और वहाँ पे, और फिर क्या करना है आपको, ऊपर उसको कैप लगी हुई है, कैप में आपको एक वाइट ट्यूब इंसर्ट करनी है जिसमें दोनों में बलून आपको लगा देना है। और अब आपको क्या करना है, नीचे से जहाँ से आपने कट किया था बॉटल को, अब वहाँ पे एक रबर का शीट लगा देना है बलून से ही, ठीक है। अब बेसिकली ये जो सेटअप है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली एक लंग को दिखा रहा है। हम देखना चाहते हैं कि लंग्स में होता कैसे है। तो अब आप क्या करोगे, जो नीचे आपने एक बलून प्लेस किया उसको खींचोगे नीचे की तरफ, तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, तो आप देखोगे कि लंग्स में क्या, जो बलून है बेसिकली उसमें क्या होगा, वो फूलने लगेंगे, ठीक है। वहीं पे जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो जो नीचे की शीट है वो किसकी तरह एक्ट कर रही है, डायफ्राम की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हमें समझ आता है। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द कॉमन इफेक्ट्स ऑन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यू टू द इनटेक ऑफ इम्प्योर एयर। अब देखो, अभी तक तो हमने पढ़ा कि कैसे ब्रीदिंग हो रही थी, बट कई बार जब हम ऐसा इम्प्योर एयर ले लेते हैं अंदर, राइट, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो फर्स्ट इज फ्लू। फ्लू आपने काफी सुना होगा। इट इज अ पॉपुलर नेम ऑफ इन्फ्लुएंजा। इट इज एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज with symptoms of sneezing, fever and headache. Different viruses spread different kinds of flu, such as common flu, swine flu, bird flu, etc. In this disease, antibiotics are not very effective. So, prevention is of utmost importance. So, basically, फ्लू आपने सुना होगा, इसको हम और क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा। तो बेसिकली एक वायरल डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, जनरली हम लोग को छींके बहुत सारी आती है, फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है। डिफरेंट वायरस डिफरेंट टाइप के फ्लू करते हैं, जैसे क्या है, कॉमन फ्लू, स्वाइन फ्लू है ना, बर्ड फ्लू, ये सारे। तो इस केस में क्या होता है कि ना, एंटीबायोटिक्स कभी काम नहीं आती, तो इसीलिए बोला क्या जाता है कि जो प्रिवेंशन है वो ही करो तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट इज अस्थमा। दिस इज एन एलर्जिक डिजीज विच कॉज द एयर passage to contract, making its lining to swell, which result in difficult breathing. If proper treatment is not taken on time, a severe asthma attack could prove fatal. The common treatment is the use of inhaler, which reduces the constriction. तो बेसिकली क्या है, अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज है जिसकी वजह से क्या होता है, जहाँ से एयर पास होता है, ठीक है, आपकी लाइनिंग्स में जहाँ से एयर पास होती है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब क्या है कि लेट्स से अगर नॉर्मल केस में आपका जो विंड पाइप है जिसमें से ऑक्सीजन आ रही है जा रही है वो एक बड़ा है, बट अस्थमा के केस में क्या होता है कि वो पैसेज स्मॉल हो जाता है, लाइक दिस, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर वो स्वेल हो गया, तो बहुत कम स्पेस बचता है जिसकी वजह से डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। इसीलिए क्या यूज़ किया जाता है, अस्थमा पेशेंट क्या यूज़ करते हैं, इनहेलर यूज़ करते हैं उस कंस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए। ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। So, third is yawning. It is an extra deep breath which occurs during a period of inactivity and shallow breathing. It is also triggered by the presence of CO2 in the body. Hence, it reaches a certain amount the body yawns to take in a large gulp of oxygen rich air and get rid of CO2 in the lungs. तो कई बार देखा होगा हम यॉन करते हैं, ठीक है, तो वो किस लिए होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, राइट, और क्या बढ़ गया, CO2 बढ़ गया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, यॉन करती है ताकि वो काफ़ी एक ऑक्सीजन ले सके, एक काफ़ी अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम द स्नीजिंग पार्ट। दिस इज अ नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन दैट गेट्स रिड ऑफ डस्ट, इरिटेटिंग आइटम्स विच मे ब्लॉक आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक. It involves a deep breath, then closing the mouth, the abdominal muscles press on the lungs and force the air up to the windpipe.
तो बेसिकली स्नीकिंग आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन है, तो तब भी कोई डस्ट पार्टिकल हमारे नाक में अंदर चले जाता है, क्या होता है, एकदम से हम उसको क्या कर देते हैं, बाहर एक्सपेल्ड आउट करते हैं। तो हमारी बॉडी का ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। फिर क्या, नेक्स्ट कम द टॉपिक ऑफ ब्रीदिंग इन डिफरेंट एनिमल्स। अब हमने पहले क्या देखा था, ब्रीदिंग कैसे इन ह्यूमंस। अब हम देखते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे क्या अर्थवर्म हो गए, ठीक है, या क्या हो गए, फ्रॉग हो गए, इन सब में कैसे होती है ब्रीदिंग, ठीक है। Animals such as cow, buffaloes, deers, cat, other mammals, snakes and other reptiles breathe like humans using lungs. But there are many organisms and insects that do not have lungs and breathe with other organs. But how do they breathe? Let us study. तो there are some organisms, जैसे क्या हुआ, cows हो गई, buffaloes हो गए, जैसे mammals हो गए बेसिकली, तो उनके पास तो लंग्स होता है ब्रीथ करने के लिए। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके पास लंग्स नहीं है, राइट। लंग्स आपको क्या देता है, एक प्रॉपर चैनल देता है कि आपने इनहेल किया, अब एयर यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, एक प्रॉपर सेट है, राइट। बट जो इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास लंग्स नहीं है, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। नाउ ब्रीथिंग थ्रू एयर होल्स। अब ब्रीथिंग कैसे, होल्स के थ्रू कैसे हो रही है। Insects like cockroaches, grasshoppers and bees have special air holes on their body surface called spiracles, which are the part of their respiratory system. The spiracles are connected to a network of air tubes inside the body of the insects called trachea, which carry air from spiracles directly to the tissue. During breathing, oxygen-rich air is drawn in through the spiracles and carried to every cell of the insect body through the trachea. In the same way, the carbon dioxide formed in the cells is carried by the trachea to the spiracles and expelled out. तो यहाँ पे हम एक क्या देख रहे हैं, कॉकरोचेज हो गए, ग्रासहोपर्स या बीज, इनमें एक बहुत सिंपल तरीका होता है ब्रीदिंग का। कैसे कि जो सरफेस होता है, ठीक है, जो सरफेस होता है उसमें हम क्या देखते हैं, स्पाइरकल्स। अब स्पाइरकल्स क्या है, बॉडी में बहुत छोटे छोटे ऐसे होल्स होंगे जहाँ से क्या एयर अंदर आएगी या बाहर जाएगी, ठीक है, ऐसे करके स्पाइरकल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पाइरकल्स है ये आगे किससे कनेक्ट होते हैं, एक ट्यूब से कनेक्ट होते हैं जो हर सेल में फिर क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है या वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है। उस ट्यूब को हमको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, ठीक है। यहाँ पे क्या ट्यूब का नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। तो अब क्या होता है कि ब्रीदिंग के टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो अंदर आती है स्पाइरिकल के थ्रू, फिर ट्रेकिया के थ्रू, और वैसे ही एक्सलेशन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर सेल्स में से कहाँ जाती है, पहले ट्रेकिया में जाती है और फिर कहाँ, स्पाइरिकल्स के थ्रू बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ब्रीदिंग थ्रू मॉइस्ट स्किन। अब देखो, अभी हमने देखा कि इनमें अभी क्या था, कॉकरोचेस में क्या था, उनके पास एक स्पाइरिकल्स थे। बट अब हम देखते हैं कि स्किन के थ्रू कैसे ब्रीदिंग होता है। एनिमल्स सच एज अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट आउटर स्किन एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द surface of skin that is rich supplied with blood capillaries. Similarly, the carbon dioxide produced in the cells is transported to the skin from where it passes out the body. तो क्या अर्थवर्म के केस में क्या होता है, अर्थवर्म के केस में कोई एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं है किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए, बट जो उसकी मॉइस्ट स्किन होती है वो ही एक किसका काम कर रही है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कर रही है, ठीक है। तो जो भी एक्सचेंज होता है गैसेस का वो किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। ऑलराइट, क्यों, क्योंकि स्किन में उनके बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन एंड आउट हो जाता है इजीली। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन। Frogs respire by 3 different ways, using skin called cutaneous respiration, through mouth called buccal respiration and using lungs called pulmonary respiration. Wow, what an interesting fact, right? अब फ्रॉग जो होते हैं वो 3 तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे, एक अगर वो स्किन से करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
एक करते हो कैसे, माउथ के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, बकल रेस्पिरेशन. एंड द थर्ड वे इज बाय यूजिंग लंग्स, दे हैव लंग्स, and that is known as pulmonary respiration. Now let's understand how breathing takes place in water animals, okay, aquatic animals. So let's understand breathing through gills. Aquatic animals like fish have special organs called gills. Each gills consist of gill arc, which bears a double row of thin wall filaments called gill filaments. They are richly supplied with blood capillaries. Now let's move to the next page. The blood in the blood capillaries absorbs oxygen from water and gives out carbon dioxide by the process of diffusion. However, the aquatic animals like whales and dolphins come up to the surface for breathing from time to time. Okay? So basically क्या होता है कि गिल्स होते हैं, ठीक है. स्पेशल ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स होते हैं. अब जो गिल्स होते हैं उनके पास गिल आर्क होते हैं, और गिल आर्क क्या करते हैं, एक उनके पास डबल रो ऑफ थिन वॉल्ड फिलामेंट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिल फिलामेंट्स. अब देखो ये चीज हम पिक्चर में देखते हैं. जैसे गिल आर्क है उसमें क्या डबल वॉल्ड क्या है, गिल फिलामेंट्स हैं, ठीक है. ये क्या है, गिल फिलामेंट्स हैं. अब ये जो गिल फिलामेंट्स होते हैं ये किससे कवर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा रिचली ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होते हैं. देखो अब क्या होता है, जैसे ही वाटर फ्लो करता है किसमें, फिश के अंदर. अब ये तो हमने सुना है कि वाटर में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और फिशेज जो होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स किससे, वाटर से ही ऑक्सीजन लेते हैं. तो अब क्या होता है, जैसे ही फिश के अंदर वाटर फ्लो करता है, ठीक है, तो ये किससे पास ऑन करता है, पहले गिल आर्क से, ठीक है. गिल आर्क के बाद ये किसके पे जाएगा, गिल फिलामेंट पे जाएगा. नाउ अब गिल फिलामेंट में क्या आसपास क्या ब्लड कैपिलरीज होते हैं, तो जो ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट है वो किस में चले जाता है, ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है. और जो ब्लड में क्या है, CO2 प्रेजेंट है, वो किस में, वाटर में चले जाता है, ठीक है. ऐसे क्या एक्सचेंज होता है वाटर के बीच और ब्लड के बीच, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ठीक है. नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन. सो देयर वाज अ बॉय रमन who thought that warm water would be good for fish in winters. So he put warm water in aquarium, but the fish died. अब क्या था, एक बच्चा था, उसने सोचा कि वार्म वाटर क्या है, ठंड में मछलियों को भी सर्दी लगती होगी, तो उसने क्या किया, पॉट में एक्वेरियम में वार्म वाटर डाल दिया. बट उसने क्या देखा कि जो फिश थी वो मर गई, राइट. सो यू हैव टू फाइंड द आंसर बिहाइंड दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है. Plants do not have any specific respiratory organ. They take in and give out air through pores called stomata, present on the surface of their leaves. The root cells in plants also need oxygen to produce energy, which they get from the air spaces between soil particles. Since the rate of respiration in plants is far lower than in animals, therefore plants do not need much oxygen for respiration. ओके अब देखो प्लांट्स तो एक ही जगह रहते हैं, राइट, मूव नहीं करते जैसे ह्यूमन मूव्स करते हैं या फिर एनिमल मूव करते हैं. तो इनका जो डिमांड होता है ऑक्सीजन का वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू अस. ओके, तो जो प्लांट है इसीलिए क्या है, एवोल्यूशन के टाइम क्या हुआ, उनके पास कोई एक अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है. जैसे कि फिश में हमने क्या देखा, गिल्स होते हैं, है ना. हमारे पास भी एक क्या है, पल्मोनरी सिस्टम है, लंग्स हैं. तो वैसे क्या होता है, प्लांट्स में कोई एक स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है. बट वो लोग अपना कहाँ से एक्सचेंज करते हैं, एयर का आना और जाना कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू. स्टोमेटा लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब जो रूट के सेल्स हैं, है ना, वो भी तो एनर्जी कर ही रहे हैं, राइट. वो भी सारा अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर ही रहे हैं, है ना. मेटाबॉलिज्म उनमें भी हो रहा है, तो उनको भी एनर्जी बनानी होती है, राइट. तो वो लोग कहाँ से यूज करते हैं, जो सॉइल में जो एयर स्पेसेस होते हैं जहाँ पे क्या एयर प्रेजेंट होती है, वो लोग वहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है. इसीलिए बोला जाता है कि जो भी सॉइल होती है, राइट,
वो बहुत टाइट सॉइल नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, अर्थवॉर्म्स, जो लूजन कर देती है सॉइल को, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर उसके अंदर घुस जाती है और प्लांट को और अच्छे से, स्पेसिफिकली रूट पार्ट को और अच्छे से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल पाता है. नाउ in plants, carbon dioxide, water and energy are released during the process of respiration, while oxygen is used. During the night, photosynthesis does not take place due to the absence of solar light, but respiration is then takes place day and night. देखो अब क्या होता है कि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है, और क्या, ऑक्सीजन यूज होती है. बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रात में तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, क्योंकि क्या, लाइट एनर्जी नहीं है, ठीक है. तो इस टाइम क्या होता है, बट रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जो थ्रू आउट चलता रहता है, दिन या रात, क्योंकि क्यों, वो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. ओके, सिंस plant uses oxygen available between the spaces of soil particles, hence the soil must be loosened with the help of trowel near the roots of the plant. It creates tiny air spaces around the soil particles, so plant's root can easily take in oxygen trapped between the soil particles. So basically जो भी हमने डिस्कस किया कि क्यों, क्या रीजन है सॉइल क्या लूजन होनी चाहिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रेस्पिरेशन इन सीड्स. रेस्पिरेशन सीड्स में कैसे होता है, ठीक है, और सीड के बाहर तो कोट भी होता है, तो एक्चुअल में वो कैसे एक्सचेंज कर पा रहे हैं, है ना, एयर का और कार्बन डाइऑक्साइड का. नाउ लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. Respiration also occurs in seeds, just as it occurs in roots and leaves. Respiration in dry seeds is very important because they give rise to a baby plant. The growth of baby plant depends on the availability of certain vital conditions such as water, air and presence of sunlight. The seed which is under the germinating stage shows high rate of respiration because of intense activities going in. Okay. अब देखो जो सीड है वो भी क्या किस में डेवलप होगा, एक प्लांट में डेवलप होगा जब वो आगे ग्रो करेगा, राइट. तो उसको तो सबसे ज़्यादा क्या रेस्पिरेशन की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि वो जब धीरे धीरे उसमें एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तभी तो वो ग्रो होगा ना, राइट. तो इसीलिए सिंस वो अपनी जर्मिनेशन के स्टेज पे होता है तो क्या बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती है अंदर, इसीलिए उसको रेस्पिरेशन चाहिए, ठीक है. तो रेस्पिरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, राइट, रेस्पिरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, एयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए. नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू स्टेट ट्रू एंड फॉल्स in front of these sentences. Now let's get to the word finders. First is cellular respiration. The process of breaking down of food in the cells with the release of energy. Aerobic respiration, a type of respiration in which breakdown of glucose occurs with the use of oxygen. Now let's get to the next page. Another is anaerobic respiration, a type of respiration in which food is broken down without using oxygen. Cramp, the painful contraction of muscles caused by strenuous physical activity. Fermentation, the chemical breakdown of sugar into alcohol in the absence of oxygen. Breathing, the physical process involving exchange of gases through the nose. Breathing rate, the number of times a person breathes in a minute is called breathing rate. Diaphragm, a large muscular sheet which forms the floor of the chest cavity. Rib cage, the bony frame formed by the ribs around the chest that encloses the lungs and heart. Inhalation, mechanism of taking in oxygen, and exhalation is the mechanism of expelling out carbon dioxide. Trachea, it is the network of tubes found in insects used to carry oxygen to the tissues. Spiracles, external openings forming the trachea in insects. Gills, respiratory organs of aquatic organisms. Now, let's take a look on the following points and summarize this chapter. Respiration is a chemical process taking place in all body cells of living organisms. It releases energy from the food. During heavy exercise, when the supply of oxygen to our muscle cell is insufficient, then food is broken down by the anaerobic respiration.
Breathing is a part of the process of respiration, during which an organism takes in oxygen rich air and gives out carbon dioxide rich air. The respiratory organs for the exchange of gases vary in different organisms. During inhalation, our lungs expand and then come back to the original state as air moves out during the exhalation. Increased physical activity enhances the rate of breathing. In animals like cow, dog, etc., the respiratory organs and the process of breathing are similar to those in humans. In earthworm, the exchange of gases occurs through the moist skin. In fish, it takes place through gills, and in insects through the trachea. In plant, the root takes in air present in the soil. Leaves have tiny pores called stomata through which they exchange gases. The breakdown of glucose in the plant cells is similar to that in other living beings. I hope ये आप चैप्टर या आपको समझ आया होगा, राइट, बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन. सो अब आपका होमवर्क है कि जो ये एक्सरसाइज है आप करेंगे. ऑलराइट.